हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 20 तक देख चुके थे। आज 21 से देखते हैं। 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 है, इन द कॉम्प्लेक्स Fe(H2O6 3+) ये कॉम्प्लेक्स दिया है, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, और ये कॉम्प्लेक्स दिया है, और ये दिया है। मोर स्टेबिलिटी इज शोन बाय, देखिए जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। कई फैक्टर होते हैं, और उनमें एक फैक्टर है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, उसके डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो उसका आउटर मोस्ट सबसेल है वो 3D है, 3D 4D 5D क्या है। इस प्रकार से कई फैक्टर हैं, और उसमें एक फैक्टर है, अगर ये सारे फैक्टर कॉमन हैं तो एक फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड वीक फील्ड है कि स्ट्रांग फील्ड है। इसमें देखिए सब में आयरन है, तीनों चारों कॉम्प्लेक्स में आयरन है, और सभी में आयरन +3 स्टेट में है, सभी में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तीनों में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, अब बचता है, यानी आयरन तो तीनों में कॉमन है, सेंट्रल मेटल आयन तीनों में कॉमन है। अब हमारे पास अगला है जो लिगेंड्स है उसकी स्ट्रेंथ। तो लिगेंड देखिए क्लोराइड आयन है, सबसे वीक यहाँ पर है, फिर वाटर है उससे स्ट्रांग है, फिर साइनाइड कार्बन डोनर उससे स्ट्रांग, ऑक्सलेट आयन बाइडेंटेट लिगेंड है। जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो मोनोडेंटेट के कंपैरिजन में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो सबसे स्ट्रांग यही लिगेंड है, अर्थात इसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? सी की, उसके बाद होगी बी की, बी के बाद होगी ए की, और सबसे कम किसकी होगी? डी की। सी की सबसे ज्यादा, बी की उससे कम, ए की और कम, और डी की सबसे कम। ये है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। यदि रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है जब हम कंसंट्रेशन को ए से बढ़ा के 4A कर देते हैं, कंसंट्रेशन को जब हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन का रेट जो है 2 गुना हो जाता है। यदि रिएक्शन का 50% 1414 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो 75% कितने सेकंड में पूरा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अभिक्रिया किस कोटि की है ये हमें पता चल जाए तो हम बड़ी सरलता से समय निकाल देंगे, जितने समय में रिएक्शन जो है पूरा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। पहले रिएक्शन हमारे पास जो है उसमें रिएक्टेंट R, रिएक्टेंट A ये किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में। ये रिएक्शन है। अब इनका कहना है कि इस रिएक्शन में पहले रिएक्शन का रेट क्या है? पहले रिएक्शन का रेट R1 है, बाद में R2 हो जाता है यदि कंसंट्रेशन A से 4A कर दिया जाए। ठीक है, यदि रिएक्शन का कंसंट्रेशन A से 4 टाइम्स 4A कर दिया जाए तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, यानी R1 अपान R1 अपान 2R। सॉरी, देखिए पहले सपोज कर लें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A है ना, तो रिएक्शन का रेट R है, इसको हमने A से बढ़ा के 4A कर दिया तो रिएक्शन का रेट 2R हो गया।
यही दिया है। अर्थात यदि हम कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दें, ए से 4A कर दें, तो रिएक्शन का रेट R से 2R हो जा रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है यदि कंसंट्रेशन 4 गुना कर दे तो ये है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि R1 R अपान 4 2R, ये R1 है, ये R2 है, तो R अपान 2R इक्वल टू हो जाएगा, किसके हो जाता है, A अपान 4A की पावर n के। किसी रिएक्शन का रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन के घात n के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहां पर देखिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये किसके बराबर हो गया, 1/4 की घात n के। ठीक है ना। रेट डबल हो जा रहा है यदि कंसंट्रेशन 4 टाइम्स किया जा रहा है, R से 2R हो जा रहा है यदि A से 4A कर दिया जाए। ठीक है, चलिए सही है। तो यदि हम A को A से 4A कर दिए तो R से 2R हो गया, तो ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम 1/2 यहां पर जो है कहीं कुछ ठीक है, अगर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर, 1/4 की पावर 1/2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर लें तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर n की, ये हो जाएगा। दोनों की बेस बराबर है, 1/2 को 1/4 का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की घातें कंपेयर कर लें, तो घातें कंपेयर कर लें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, n की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अर्थात रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो हाफ है। लेकिन यहां मुझे कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का जो दे रखे हैं कि यदि जो है रेट डबल हो जा रहा है यदि कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दें, 4 टाइम्स करने पर 2 गुना हो रहा है, इसमें मुझे कुछ संदेह लग रहा है। बहरहाल सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकलता है, रिजल्ट सही क्या आता है। अब यहां तक तो आ गया, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, हाफ है। अब यहां पर जो है हम ये जानते हैं कि यदि जो है nth n/2 ऑर्डर की रिएक्शन है, इसमें जहां तक हमें लगता है कि ये अगर रिएक्शन का रेट जो है, अगर कंसंट्रेशन डबल करने पे रिएक्शन का रेट जो है ये 2 टाइम्स हो जा रहा है, कंसंट्रेशन 2 टाइम्स किया जाए तो रिएक्शन का रेट डबल हो रहा है। अगर ये हो तभी हम इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन निकलना थोड़ा सा लेंथी होगा, टाइम टेकिंग होगा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल का। बहरहाल चलिए ठीक है, देखते हैं जो भी आएगा। अब यहां पर देखिए रिएक्शन का ऑर्डर जो है हाफ है, और आगे
हमें इन्होंने कहा है कि यदि जो है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ 50 टाइम, अच्छा 50% रिएक्शन इतने सेकंड में पूरा हो रहा है, तो 75% रिएक्शन जो है कितने समय में पूरा होगा? 50% इतने समय में, तो 75%। रेट कांस्टेंट यहां, यदि हम कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट 2 गुना बढ़ रहा है, और 75% पूरा होने में अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का होता तो ये जो है यहां पर देखिए, मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता तो इतना लगता, लेकिन ये हाफ ऑर्डर का है, अर्थात टाइम जो है 2 गुना से कम लगेगा, 2 गुना से कम लगेगा। और मुझे लगता है कि विकल्प सी सही होना चाहिए, 2400 लगना चाहिए। लेकिन अब इसको जो है 7 दूना 14, 50% से ज्यादा, 2400 लगना चाहिए। और इसको बाद में सॉल्व कराते हैं, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लग रहा है, बाद में इसको हम सॉल्व कराते हैं, या तो सवाल गड़बड़ होगा और या तो फिर जो है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसको बाद में कराते हैं, आगे देखते हैं, टाइम किल होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, इसको कल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। 2 electron A and B in an atom have following set of quantum numbers। 2 इलेक्ट्रॉन है और इनके ये क्वांटम नंबर दिए हुए हैं। आगे इनका कहना है कि which statement is correct for A and B। A और B को लेके करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? A and B हैव सेम एनर्जी। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम है ना, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर इसका बड़ा है, इसका छोटा, तो दोनों की एनर्जी समान नहीं हो सकता। N और L का योग इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है, तो A की एनर्जी ज्यादा होगी B से। विकल्प B सही है, इसमें 23 में विकल्प B सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 24 देखिए। 24, a non-electrolyte solute dissolve in water forming an ideal solution, so a freezing point depression of इतना डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देंगे, वन टॉप फैक्टर यहाँ पर 1 होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट 30.37 डिग्री सेल्सियस का है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हमें निकालना है, ठीक है ना। सेम कंडीशन में देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि के एफ देखिए किसके बराबर होता है, देखिए डेल्टा टी एफ, रिलेटिव लोअरिंग इन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता के एफ इंटू मोलैलिटी,
ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखे हैं, 0.37, और उसके बाद मोललिटी हमें नहीं दिया गया है, मोललिटी इसका नहीं पता है, लेकिन मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ये कितना होता है, ये हमें 0.37 दे रखे हैं, ये कितना होता है 1.86 इंटू मोललिटी है, तो मोललिटी यहां क्या हो जाएगा 0.37 अपॉन 1.86, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.1989, 0.1989 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, ये मोललिटी आ गई। अब यहां से इसके जो है मोल्स 1 किलोग्राम वाटर में कितने मोल घुले हैं ये हमें मिल गया। अब आगे देखिए यहां से जो मोललिटी होती है किसकी, किसी भी सॉल्यूट की, जो हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ते हैं कि जो मोल रिलेटिव लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो किसके बराबर होता है, जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, हमें पूछा गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये किसके बराबर होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राउल्ट का नियम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स 0.1989 अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट का 0.1989 प्लस 1 किलोग्राम वाटर में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स वाटर के 55.56 होता है। इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा जो है यहां पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1989 अपॉन 55.56, इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये आता है, और यही सही विकल्प होगा 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो विकल्प डी यहां सही होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन 25 पर। 25 देखिए क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेनियल सेल। एक सेल दिया है और इनका कहना है कि इससे कितना मैक्सिमम वर्क हम प्राप्त कर सकते हैं, इस सेल से अधिकतम कितना वर्क प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए पहले ई सेल निकाल लें, यहां पर जिंक एनोड है, एनोड और कॉपर क्या है, कैथोड, क्योंकि एनोड लेफ्ट साइड होता है, और इसका एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, तो सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेल का पोटेंशियल ई सेल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और ये दिया है 0.34, 0.34, इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10 और 7 3 10 1 11, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट है। और अब हम ये जानते हैं कि जो वर्क है W इक्वल टू एन ई वी की, सॉरी एन एफ ई नॉट की, W इक्वल टू है किसके, एन
एफ ई नॉट की। एन क्या है, जितने मोल इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व है रिएक्शन में उनकी संख्या है। तो जिंक और कॉपर में 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। यहां पर नंबर ऑफ मोल जो इन्वॉल्व है 2 है। ये 96,500 होता है, वैसे 485 के आसपास 500 मान ले। सेल का पोटेंशियल 1.10 वोल्ट है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 212.3 किलो जूल पर मोल मिलेगा। 212.3 किलो जूल पर किलो जूल ये जो है वर्क मिलेगा हमें, किलो जूल। तो यहां पर विकल्प देखा जाए 212.3 किलो जूल, पहला ही विकल्प यहां पर सही मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन द फॉलोइंग गैसियस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल प्रेशर वाज फाउंड टू बी इतना। ठीक है, एंड इट रीचेस टू इतना इन 20 मिनट। द हाफ लाइफ क्या है? देखिए ए से 2b प्लस सी बन रहा है। रिएक्शन हमारे पास क्या है, ए गैस है, ये क्या दे रहा है 2b, ए भी गैस है प्लस सी ये भी गैस है, ये मिल रहा है। ठीक है, शुरू में इनका कहना है कि इनिशियल प्रेशर जो है 400 mm है। ठीक है ना, इनिशियल प्रेशर क्या है 400 mm है, अर्थात इनका कोई प्रेशर नहीं था। 20 मिनट बाद टोटल प्रेशर कितना हो जा रहा है, इनका कहना 1000 mm हो जा रहा है। तो कितने टाइम में, 20 मिनट बाद, 20 मिनट। 1000 अगर ये आधा टूटता है तो ये कितना होगा 400 होगा, ये 200 होगा और ये 200 बचेगा। ठीक है ना, अगर इसका आधा इसमें इधर चला जाता है, इसका एक टूटता है तो इसका 2 बनता है। ठीक है ना, इसका 200 टूटेगा तो इसका 400 बनेगा, इसका 200, यहां 200 बचेगा। तो टोटल प्रेशर अब यहां पर देखा जाए तो 1000 mm हो गया। ठीक है, लेकिन कितने समय में, 20 मिनट में इसका आधा टूट गया तो 400 से प्रेशर 200 हो गया, टोटल प्रेशर इतना हो गया। और जितने में इसका 400 से 200 प्रेशर हुआ वही टी हाफ हो गया, 20 मिनट। तो टी हाफ यहां पर क्या हो गया 20 मिनट हो जाएगा। अब आते हैं, ठीक है ना, तो टी हाफ कितना है, 20 मिनट का विकल्प नहीं है क्या? कोई बात नहीं, 20 मिनट का विकल्प नहीं है। अच्छा, हाफ लाइफ पूछा है, सॉरी, टोटल टाइम 20 मिनट ना, 20 मिनट बाद ये हो रहा है तो हाफ लाइफ हमें पूछा है ना। टोटल टाइम जो है 20 मिनट ऐसा हो रहा है तो हाफ लाइफ। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, देखिए ये 4 और तो 6 और 2 8, 8 है, सौ हुआ, 1000 mm नहीं हुआ। फिर से देख लीजिए जरा सा, इनका कहना है कि ए गैस ये किस में बदल रहा है 2b गैस प्लस सी गैस। पहले ये 400 था, ये 0 और ये 0 हुआ। ठीक है, यदि ये टूट करके अगर 300 टूट जाए इसका और यहां 100 बचे, 300 टूट जाए 20 मिनट में, यदि इसका 300 टूट जाए, ठीक है ना, इसका 300 जितना था इस, यानी कि अगर हमने 400 मान ले, 400 mm था,
100 mm अगर प्रेशर इसका बचता है, यानी 300 mm इधर जाता है, तो यहाँ 600 mm बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 300 mm यहाँ बनेगा। ठीक है ना। मान ले इसका 400 मोल था, 400 मोल का 400 mm प्रेशर था। ठीक है, तो 400 में से अगर तो 300 टूटा तो यहाँ 600 बनेगा, यहाँ 300 बनेगा, यहाँ 100 बचेगा। अब ये टोटल कितना हो गया 1000 mm। अब सही है। ठीक है ना। 100 और ये हो गया 703 10। अब ये कितने टाइम में टूट रहा है 20 मिनट में। 20 मिनट में तो अब जो है टोटल टाइम t इक्वल टू किसके होता है n इंटू टी हाफ के। ठीक है, n इंटू टी हाफ के। और यहां पर जो है दो बार में टूट रहा है अगर, देखिए थोड़ा सा इसको देखिए यहां पर जैसे अगर ये जो है आधा टूटा, पहले अगर हम आधा इसका तोड़ दें तो एक टी हाफ हुआ। एक अर्ध आयु अगर एक टी हाफ के बराबर समय हम लेते हैं, एक टी हाफ में ये कितना बचेगा, ये बचेगा 200 और ये 400 बनेगा और ये 200 बनेगा। फिर अगले टी हाफ में ये 100 बचेगा और ये कितना बनेगा, ये 200 बनेगा और ये फिर 100 बनेगा। तो टोटल जो 20 मिनट टाइम लगा है उतने समय में ये इसका 100 बचा है और इसका जो है 600 बना है और इसका 300 बना है। अब ये टोटल कितना हो गया 1000 mm। ठीक है ना, 1000 mm। लेकिन कितना हाफ लाइफ हमने लिया, दो हाफ लाइफ। ये पहला हाफ लाइफ है और ये दूसरा ना, ये पहला हाफ लाइफ और ये दूसरा हाफ लाइफ। दो अर्ध आयु में हमें 1000 mm प्रेशर प्राप्त हुआ है। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 है, टोटल टाइम ये 20 है, तो t इक्वल टू होता है n इंटू टी हाफ के। तो n की टी 20 है, n की वैल्यू 2 है इंटू टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 अर्थात 10 मिनट। तो इसमें जो है 10 मिनट सही विकल्प होगा और 10 मिनट विकल्प बी यहां पर सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बारे में, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, it is selective and specific process, it is a reversible process, it increases in the gaseous adsorbate, causes increase in adsorption। अवशोषण, एक यहां पे अवशोषण है कि अधिशोषण। 27 अच्छा ठीक है, यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए अवशोषण जो है स्पेसिफिक होता है, यानी हर किसी वस्तु द्वारा किसी भी पदार्थ का अवशोषण नहीं किया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक को यानी कि नॉन पोलर पोलर को अवशोषित नहीं करते। अगला तो ये जो है स्पेसिफिक होता है, ये सही है। रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी सही है। ठीक है, यदि जो है गैसीय एडजॉर्बेट जो है
इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन को या एडजॉर्प्शन को, ये भी सही है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यही गलत है। एब्जॉर्प्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक गलत है। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस होता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ये जो है एक्सोथर्मिक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 देखिए, इन पीरियोडिक टेबल द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट राइट जाते हैं घटता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। इंक्रीसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक कैरेक्टर घटता है। डिक्रीसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट बढ़ता है। डिक्रीसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यही चीज। लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर घटता है और टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखिए, एलिमेंट x हैज एन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2, x का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 है और y जो है डायरेक्टली x के बिलो है पीरियोडिक टेबल में। द टाइप ऑफ बॉन्ड देखिए 3, अगर हम देखें बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम का जो है बेरिलियम का 2s2 होता है, मैग्नीशियम का 3s2 होता है। मैग्नीशियम है ये, मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8, और ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसके ठीक नीचे कौन सा होगा? कैल्शियम होगा, 4s2 होगा। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल है ना, इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। अगर ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, धातुएं हैं तो मेटेलिक बॉन्ड इनके बीच बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जेनॉन ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय, यदि हम जो है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करें, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का जल अपघटन करें तो हमें जो है जेनॉन ट्राइऑक्साइड और HF मिलता है। यदि हम XeF6 + 3H2O जल अपघटन करें तो XeO3 + 6HF ये मिलता है। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर ये है। और 10 सवाल होते हैं, इसी पे आज की क्लास रोकते हैं। एक न्यूमेरिकल में कुछ लेंदी हो रहा था जिसको मैंने छोड़ा है, कुछ शॉर्ट ट्रिक मिलता है, नहीं तो फिर लंबा ही कल बताते हैं और नेक्स्ट फिर आगे कल 10 क्वेश्चन आगे देखे जाएंगे।